मेरे को फोन दे दे तेरा। स्टार्ट करो। हेलो एवरीवन, वॉइस ऑडियो एंड वीडियो सभी को क्लियर आ रही है? प्लीज कंफर्म करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज हमारा मेंस लेवल का डे 2 है। मेंस लेवल का आरसी आज हम सोल्व करेंगे, एक या दो जितने पॉसिबल हो सकेंगे उतने। प्लस आज जो इसमें इंपॉर्टेंट वोकेबलरी आने वाली है वो भी मैं आपको साथ साथ बताते चलूंगा, समझाते चलूंगा। जो आपके लिए ऐसी होंगी कि कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट वोकेबलरी है, मैं उसको आपको पीडीएफ बना के इसी वीडियो के नीचे पिन करके दे दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए। अब आप बताइए, अब स्क्रीन पे आपका नाम तो ब्लिंक नहीं हो रहा है, मैंने वो चीज सही कर दी है। अब सब कुछ क्लियर दिख रहा है सभी को? चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है और अपना आंसर कमेंट करना है। फिर मैं बताता हूँ आपका आंसर सही है गलत है और उसको किस तरीके से हम टैकल कर सकते थे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दे रखा है। यस, आंसर नहीं आया अभी तक किसी का? जल्दी से आंसर दीजिए। ओके, सभी स्टूडेंट का आंसर आ गया। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक्सप्लेन करना, समझिएगा। देखते हैं आपका सही है गलत है। चलिए देखिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में हमारे को। हाँ, 1 सेकेंड।
आप इस वीडियो को अपने लैपटॉप में भी देख सकते हैं। यस, आ गया आ गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाई वाज द अटैक ऑन द चाइनीज ड्रोन कंसीडर क्रिटिकल, क्यों क्रिटिकल माना गया है, आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, क्यों क्रिटिकल माना गया ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए समझते हैं क्यों क्रिटिकल माना गया। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे बोला गया द शूटिंग डाउन ऑफ चाइनीज ड्रोन बाय ताइवान्स मिलिट्री हैज मार्क्ड अ न्यू फेज इन ऑलरेडी सिमरिंग टेंशंस अक्रॉस द ताइवान स्ट्रेट। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ही बोला जा रहा है कि ये जो इन्होंने शूट डाउन करा है, मतलब बाहर गिराया है चाइनीज ड्रोन को ताइवान मिलिट्री के द्वारा, ये एक मार्क कर रहा है, एक ऐसा फेज मार्क कर रहा है जो कि ऑलरेडी सिमरिंग टेंशन चल रही है उनके बीच में ताइवान स्ट्रेट, हाईलाइटिंग द ग्रोइंग रिस्क ऑफ एस्केलेशन इवन इफ अनइंटेंडेड। बोला ये जा रहा है यहाँ पर कि इन्होंने जो इनका जो ड्रोन है मार गिराया है, इससे क्या हो सकता है, जो सिमरिंग टेंशन है, सिमरिंग का मतलब क्या होता है, सिमरिंग का मतलब ये होता है कोई ऐसी चीज बस वो अभी फूटने ही वाली है, मतलब ऐसा टेंशन जो बस अब उसमें लड़ाई में कन्वर्ट हो सकता है, या बस अब उसमें कोई भी जरा सी भी चिंगारी लगाई तो ब्लास्ट हो जाएगा। इस तरीके से सिमरिंग टेंशन का यहाँ पे यूज करा गया। तो हमने इतना सा पढ़ा, एक बार ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। इट कुड लीड टू टेंशन बिटवीन चाइना एंड ताइवान फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री, ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। इट कुड ब्लो अप द एग्जिस्टिंग टेंशन बिटवीन द कंट्रीज, जी हाँ, क्या बोला जा रहा है, इट कुड ब्लो अप, ये और ज्यादा उसको उकसा देगी या और ज्यादा उसके ऊपर भारी पड़ेगी जो अभी एग्जिस्टिंग टेंशन ऑलरेडी बिटवीन दी कंट्री, इन दोनों कंट्री के बीच में चल रही है। तो इसका मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग ए ऑप्शंस कैसे लगा रहे हैं, ई कहां पे लिखा गया है यहाँ पर, आप लोग ये आंसर दे रहे हैं, ये आंसर आपका गलत हो जाएगा, इसमें बी आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पे बोला तो गया है, साफ साफ बोला गया है कि न्यू फेज लेकर आए ये ऑलरेडी सिमरिंग टेंशन अक्रॉस दी ताइवान स्ट्रेट। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। मेंस लेवल का आरसी है, बहुत ध्यान से करिएगा। और ये जो मैं आपको आरसी करवा रहा हूँ, ये एडिटोरियल है द हिंदू का। कौन सा एडिटोरियल है, मैं ऑलरेडी लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल चुका हूँ। टेलीग्राम चैनल अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको लिखना पड़ेगा इंग्लिश बाय वरुण चित्रा, इंग्लिश बाय वरुण चित्रा लिखते ही आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से दिख भी रहा होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसको बनाइएगा। मैं एक मिनट आपको ऑप्शन सारे दिखा देता हूँ, क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। ई ऑप्शन गायब है, ओनली 3। ई ऑप्शन में लिखा हुआ है ओनली 3, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे से। ये सभी आंसर करेंगे बढ़िया तरीके से। देखिए क्या बोला जा रहा है, पहले मैं देख लेता हूं, स्क्रॉल करना भी पड़ सकता है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इवेंट्स एस्टैब्लिश द सुप्रीमेसी ऑफ चाइना ओवर ताइवान। बोला जा रहा है कि कौन सा ऐसा इवेंट है जो ये आपको बताता है कि चाइना की जो सुप्रीमेसी है ताइवान के ऊपर, ऐसे कौन कौन से यहाँ पे सेंटेंस दिए गए हैं। एक बार आप रीड कर लीजिए फिर समझते हैं इसको। या अगर आप बोलेंगे तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं आपके लिए, पहले पूरा आरसी एक बार समझ लें फिर आके क्वेश्चन आंसर करें। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो ऐसा भी कर सकते हैं। यस, आंसर आना स्टार्ट हो गए। चलिए इसको समझते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आपको ज्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। बोला जा रहा है ऐसी कौन सी यहाँ पर इवेंट्स बताए गए हैं जिससे कि ऐसा लग रहा है कि जो चाइना है वो ताइवान के ऊपर कब्जा कर रहा है, ताइवान से ज्यादा अपने आप को ज्यादा सुपीरियर या फिर पावरफुल समझते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है द कंटिन्यूस क्लेम हो रहा है ताइवान टेरिटरी बाय चाइना। एक तो ये ऑप्शन बोला गया, क्योंकि ऑप्शन छोटे हैं इसलिए मैं पहले ऑप्शंस को पढ़ के फिर पैसेज में जाने की कोशिश करूंगा।
ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, द क्लोज कैप्चर ऑफ अ ताइवान मिलिट्री पर्सनल इमेज बाय चाइना। तो यहाँ पे कहीं इमेज और ऐसी कहीं बात हुई है कि ताइवान के जो मिलिट्री पर्सनल है उनकी इमेज ली गई है चाइना के द्वारा, तो पढ़ लेंगे यहाँ पर अगर ऐसी बात होगी। द डेलिबरेट क्रॉस ओवर ऑफ चाइनीज मोनोवर्स इनटू ताइवान स्ट्रेट। ठीक है, ऐसी कहीं बात हुई है क्या कि जानबूझ के क्रॉस ओवर किया गया है चाइना के मोनोवर्स को। मोनोवर्स का मतलब क्या होता है, देखिए मोनोवर्स का मतलब ये होता है कि आपने कोई ऐसी टैक्टिक्स चली है या ऐसी कोई आपने एकदम इंटेलिजेंट मूव चला है, उसको हम कहते हैं मोनोवर्स कहते हैं, ठीक है ना, इनटू ताइवान स्ट्रेट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलें आगे, चलिए। तो एक काम करते हैं, मैं एक काम करता हूँ, बड़ी बड़ी पहले सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, एक बार इसको है ना, एक बार फटाफट रीड कर देते हैं, जिससे कि इसको एडिटोरियल की तरह थोड़ा समझ लेते हैं, फिर इससे क्वेश्चन आंसर निकाल देंगे। तो मुझे लगता है कि इजी रहेगा, क्योंकि हम मेंस लेवल का मॉक कर रहे हैं, मेंस लेवल का मॉक कर रहे हैं, तो उसमें मेरे को लग रहा है एक बार रीड कर लेते हैं, तो आपके लिए एक एडिटोरियल की तरह भी हो जाएगा और हमें अच्छे से इसकी नॉलेज भी मिल जाएगी कि हमारे को किस तरीके से करना है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यस सब एग्री हैं इस बात से, रीड कर लें एक बार। तो मेरे को रीड करने से अच्छा ये रहेगा कि आप सबसे पहले यहाँ से लेके एक बार अच्छे से, सबसे पहले आप एक काम करो, यहाँ तक रीड कर लो, मैं यहाँ पर ये निशान लगा देता हूँ, यहाँ तक आप रीड कर लीजिए एक बार, अपने माइंडसेट से आप रीड कर लो, फिर मैं बता रहा हूँ, थोड़ा इजी करके बताऊंगा, कोशिश करूंगा आप अच्छे से समझ पाए। ठीक है, फिर पूरा पहले एक बार रीड कर लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए। देखिए, मेंस का जो आरसी होगा, मेरा कहना ये है, मैं अप्रोच अगर आपको बताऊं, एक बार अप्रोच सुन लीजिए। मैं क्या करता, आपकी जगह अगर होता तो मैं इस वाले इवेंट को मैं देख लेता कि कहाँ पे टेरिटरी की बात हो रही है, कहाँ पे मिलिट्री पर्सनल या इमेज की बात हुई है क्या, या फिर यहाँ पर बात हुई है क्या कि चाइनीज के जो मनोवर्स है वो ताइवान के अंदर जाने की कोशिश करें। तो मैं ऐसे जाता, मैं पूरे आरसी को नहीं पढ़ता। लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि सर एक बार आरसी पढ़ दीजिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आरसी पढ़ लो। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चंस या कुछ कुछ आरसी ऐसे आएंगे, जैसे कि हमने देखा कल की क्लास में, उसको आप बिना आरसी को पढ़े या बिना पैराग्राफ को पढ़े कर ही नहीं सकते थे। तो उस सिनेरियो में आपको रीडिंग के ऊपर जाना चाहिए टोटली, नहीं तो जितना हो सके ऐसे आपको निकाल लेना चाहिए। तो एक काम करता हूँ, आज हमारी दूसरी क्लास है, तो आज भी हम अप्रोच क्या रखते हैं, थोड़ी सिंपल रखते हैं। आज हम रीड नहीं कर रहे हैं पूरा, आज हम एक काम करेंगे, आज हम रीड नहीं कर रहे हैं, आज थोड़ा सा और, ठीक है ना, हम कीवर्ड पॉइंट निकाल लेते हैं, की पॉइंट इसमें से हम निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या की पॉइंट बोला जा रहा है, एक तो मैं ये ढूंढ लूं क्या, टेरिटरी, ऐसी कोई ताइवान की टेरिटरी की बात हुई है क्या, जो कि चाइना उस पर कब्जा कर रहा है, क्लेम कर रहा है, या फिर मैं ये ढूंढ लेता हूँ, इमेज को लेकर ढूंढ लेता हूँ, या फिर मैं चाइनीज मनोवर्स यहाँ पे ढूंढ लेता हूँ। चलिए आ जाइए मेरे साथ, ढूंढते हैं अपन। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया, तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि उनके बीच में कुछ टेंशन चल रही है ओवर रिसेंट वीक। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो रिसेंट वीक्स हैं, चाइना मिलिट्री हैज कैरिड आउट अनप्रेसिडेंट मिलिट्री ड्रिल्स सराउंडिंग ताइवान। बोला जा रहा है जो जो चाइनीज की जो मिलिट्री है वो यहाँ पर कंडक्ट करवा रही है ऐसे अनप्रेसिडेंट मिलिट्री ड्रिल्स। ड्रिल्स का मतलब क्या होता है, एक्सरसाइज होता है। अनप्रेसिडेंट जो कि आज से पहले नहीं करवाए गए हैं, ऐसी यहाँ पर ड्रिल्स वो कंडक्ट करवा रहा है, कहाँ, सराउंडिंग ताइवान, ताइवान के इर्द गिर्द। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर आगे हमारे को सिर्फ ये पढ़ना था, देखिए यहाँ पे मनोवर्स की बात तो हो रही है, सम मनोवर्स अक्रॉस द मीडियन ऑफ द ताइवान स्ट्रेट एंड वर डिक्लेयर्ड बाय चाइनीज मिलिट्री टू हैव आल्सो टेकन प्लेस इन टेरिटोरियल वाटर्स क्लेम्ड बाय ताइवान। तो यहाँ पे बोला जा रहा है भाई, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ताइवान स्ट्रेट के अंदर इन्होंने कुछ मनोवर्स को अपने क्रॉस करवाया, मतलब बीच में पहुंच गए हैं वो ताइवान स्ट्रेट के। हाँ, तो इसका मतलब क्या है, थर्ड हो सकता है, बिल्कुल थर्ड हो सकता है। तो थर्ड एक बार हमारा आंसर हो जाएगा, जिसमें थर्ड आ रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो या तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, नहीं तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट को तो हमें पढ़ना भी नहीं था, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं कि क्यों ये गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है बीजिंग टेरिटोरियल, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है ताइवान टेरिटरीज, तो इसका मतलब क्या है, बिल्कुल ही उल्टी बात बोली जा रही है, इसलिए फर्स्ट यहाँ पे कट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकंड को रीड कर लेते हैं, दी क्लोज कैप्चर ऑफ, देखिए यहाँ पे कहीं कैप्चर कहीं इमेज की बात हुई है क्या, जी हाँ मुझे फोटोग्राफ दिख रहा है, तो मैंने देखा फोटोग्राफ टेकन अप क्लोज ताइवान मिलिट्री पर्सनल वर सब्सिक्वेंटली शेयर्ड ऑन सोशल मीडिया। सब्सिक्वेंटली का मतलब क्या होता है, बाद में, क्या बोला जा रहा है, फोटोग्राफर्स लीक, फोटोग्राफ मतलब फोटोग्राफ की फोटोज ली गई ताइवान मिलिट्री पर्सनल की, और उनको फिर बाद में सोशल मीडिया पे शेयर किया गया, ऐसी बात हो रही है। टू क्लोज अप क्लोज कैप्चर ऑफ ताइवान मिलिट्री पर्सनल इमेज बाय चाइनीज, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब हम इसका आंसर क्या लगा सकते हैं,
हम इसका आंसर लगा सकते हैं सेकंड और थर्ड विल बी अवर करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर मैं लगाने जा रहा हूँ ऑप्शन नंबर डी। तो डी आप लोगों का सही है, जिसने भी डी ऑप्शन दिया था वो बिल्कुल करेक्ट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? देखिए मैं चाहता हूं कि आप लोग अगर मेंस लेवल में जाए, अगर आप मेंस का मॉक देने जा रहे हैं या मेंस लेवल का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप अपने साथ दो अप्रोच लेके जाएं। आपको आरसी और रीडिंग बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आएंगे, आरसी हो गया, रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन मतलब जैसे हमने कल करे पैराग्राफ बेस्ड, तो मैं चाहता हूं कि आप इनमें से भी जितने ग्रामर में से मार्क्स उठाते हैं जितने कॉन्फिडेंटली, इनमें से भी आप उठा पाए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको आरसी की अप्रोच देते चल रहा हूँ। देखिए ये वाली जो क्वेश्चन था ये आपको डायरेक्ट मिल सकता था, इसके लिए पूरा रीड करने की आपको जरूरत नहीं थी। लेकिन आगे मैं ऐसे भी आरसी लेके आऊंगा जिसको आपको पूरा रीड करना ही पड़ेगा, जिसमें सारे क्वेश्चन इनफर्ड बेस्ड पूछे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस लाइन से ये क्या कहना चाह रहा है, इस लाइन से वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्लियर है? तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सारी चीजें यहाँ पर कवर कर दूँ। ठीक है, अभी ये इजी था इसलिए हमने इसको बाय ऑप्शंस कर लिया और हमारे को मिल भी गया। चलें आगे बढ़ जाते हैं अपन। तो ये रहा, आगे हम चलते हैं। अब इसमें क्या बोला जा रहा है इसको जरा समझिएगा। Which of the following statement can be derived from following lines? अब आपको क्या करना है, ये लाइंस को यहाँ पे ढूंढ लेना है और इस लाइंस के आगे पीछे आपको अच्छे से पढ़ लेना है, फिर आपको बताना है इससे आप क्या डिराइव कर सकते हैं। तो मैं पहले आपके सामने वो खोल देता हूँ लाइन। ये लाइन कहाँ पर लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है लाइन? शूटिंग डाउन अ मिलिट्री ड्रोन। तो शूटिंग डाउन अ मिलिट्री ड्रोन हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा, स्टार्टिंग में ही था। मे हैव elicited a different response from Saida। ये रहा, मिल गया, मुझे मिल गया है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर, ये रहा, फोटोग्राफ्स तक हमने पढ़ लिया था, फोटोग्राफ्स तक हमने पढ़ लिया था, यहाँ तक पढ़ लिया था, यहाँ तक ले लेते हैं। ठीक है, फोटोग्राफ से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए ये लाइन मुझे मिल गई है, यहाँ पर चेक होगा कि आपकी रीडिंग स्किल कितनी अच्छी है। देखो यहाँ से आप पढ़ना स्टार्ट करिए, क्योंकि देखिए ये लाइन मिल गई आपको, यही लाइन बोली जा रही है, कहाँ तक बोली जा रही है? इंसिडेंट तक, मतलब यहाँ तक बोली जा रही है। तो थोड़ा यहाँ से पढ़ लो, थोड़ा नीचे का और पढ़ लेना, जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए, यहाँ तक और पढ़ ले। ठीक है, अब पढ़ के आइए आप। यस, अब आप रीड करिए एक बार। देखिए आज ये वाला जो हम मॉक सॉल्व कर रहे हैं ये आपका फ्री मॉक है। अच्छा मैं अभी बोल नहीं रहा हूँ, चलिए इतना टाइम बहुत है, काम करते हैं। आप लोगों को ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो पॉज कर लीजिए, मैं अब इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, फोटोग्राफ ले लिए, ठीक है, वो बाद में सोशल मीडिया पे यूज़ कर लेंगे, मतलब शेयर कर देंगे। ठीक है, यहाँ से पढ़ते हैं, बट इन दी प्रोसेस रेस्ट प्रेशर ऑन टाइपी टू शो अ रेस्पॉन्स। ठीक है, इससे क्या हुआ, उनके इससे क्या हो गया, प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ताइवान मिलिट्री सैड इट टुक द डिसीजन टू शूट डाउन व्हाट इट कॉल्ड एन अनआइडेंटिफाइड सिविलियन ड्रोन ओवर इट्स एयर स्पेस इन सीयू आइसलैंड आफ्टर डिलीवरिंग सेवरल वार्निंग। बोला जा रहा है ताइवान मिलिट्री ने क्या कहा कि भाई हम मार गिराएंगे जो भी ड्रोन अगर निकलेंगे हमारे यहाँ से। थोड़ा बहुत पढ़ना है आपको, पूरा वर्ड टू वर्ड यहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं करना है। ठीक है,
सेवरल वार्निंग्स उनको दी गई। शूटिंग डाउन अ मिलिट्री ड्रोन मे हैव एलिसिटेड अ डिफरेंट रिस्पांस फ्रॉम चाइना व्हिच हैज सो फार प्लेड डाउन द इंसिडेंट। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो हमने शूट डाउन कर दिया था मिलिट्री ड्रोन में हैव एलिसिट, एलिसिट का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज आप यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं, कोई भी चीज आप इससे बताना चाह रहे हैं, तो यहाँ से क्या बोला जा रहा है, एलिसिट अ डिफरेंट रेस्पॉन्स, तो इससे एक डिफरेंट रेस्पॉन्स निकल के आता है फ्रॉम चाइना which has so far played down the incident, while the Chinese military reportedly has been deploying both military and civilian use drone to have ordinary residents in Fujian right across the strait, raising the risk of miscalculation triggered a serious incident। अच्छा, अब इसको समझते हैं हम, इसमें क्या बोला जा रहा है। इसमें देखिए बहुत ध्यान से इसको समझिएगा क्या बात बोली जा रही है। तो यहाँ से हम पढ़ते हैं which has so far played down the incident, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसके बाद जो जो हमारे पास इंसिडेंट निकल के आया, while the Chinese military reportedly मतलब लगातार हैज बीन डेप्लॉइंग बोथ मिलिट्री एंड सिविलियन यूज ड्रोन, जो सिविलियन यूज करते हैं उसके ड्रोन वो लगातार डेप्लॉय कर रहे थे। डेप्लॉय करने का मतलब तैनात करना। So have ordinary residents in Fujian right across the strait, raising the risk of miscalculation, triggering a serious incident। ठीक है, the deployment of drone has added a further layer of unpredictability to an already tense situation। बोला जा रहा है कि जो अचानक से डिप्लॉय करे गए ड्रोन्स को इसने फर्दर और एक और लेयर बढ़ा दिया अनप्रेडिक्टेबिलिटी टू एन ऑलरेडी जो टेंस सिचुएशन चल रही थी उसके अंदर और भी ज्यादा यहाँ पे टेंस की भावना मतलब टेंस सिचुएशन यहाँ पे पैदा हो गई, अनप्रेडिक्टेबिलिटी की लेयर और ज्यादा बढ़ गई। द पास्ट मंथ डिप्लॉयमेंट हैव सर्टेनली सर्व्ड एज अ रिमाइंडर टू द रीजन ऑफ द fragility of the current status quo was particularly of China's willingness to change it। बोला जा रहा है यहाँ पर कि भाई जो पास्ट मंथ जो पिछले मंथ में जो डिप्लॉयमेंट हुआ था वो लगातार ये सर्व कर रहा था, एक रिमाइंडर दे रहा था रीजन को कि वहां पे फ्रेजिलिटी का मतलब क्या होता है, कमजोर, कमजोर करने वाले हैं वो ऑफ द करंट स्टेटस क्यू। स्टेटस क्यू का मतलब क्या होता है, जो अभी चल रहा है उसको वो कमजोर कर सकता है रेगुलर जो डिप्लॉयमेंट हो रहा है। एंड पर्टिकुलरली, और पर्टिकुलरली बात करें तो चाइना की ये इच्छा है कि वो इस स्टेटस को चेंज करते हैं, ऐसा यहाँ पे बात बोली जा रही है। अब आ जाओ इधर ए में आ जाते हैं। तो ए में क्या बोला जा रहा है, ताइवान डिसाइडेड टू मैनिपुलेट दिस सिचुएशन इन इट्स फेवर। तो यहाँ पर कहीं ऐसी बात हुई है क्या कि वो मैनिपुलेट करना चाह रहा है सिचुएशन को कि वो अपने फेवर में ले ले। ठीक है, पहले सारे ऑप्शन पढ़ेंगे फिर आएंगे बात पे। बी को रीड करते हैं। पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं ट्रू बताना है फॉल्स बताना है। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा था तो हमें ट्रू ही बताना था, पर देख लेते हैं। Which of the following statement can be derived from the following line? क्या derive कर सकते हैं हम, ये बोला जा रहा है। चलिए बी को रीड कर लेते हैं एक बार। बी में बोला जा रहा है the drones that fly in the region are disconceivable। ये ऐसी तो कोई यहाँ पर बात ही नहीं। चलो सी में आ जाते हैं। द चाइनीज मिलिट्री इज नॉट द सोल यूजर ऑफ ड्रोन। अच्छा, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो चाइनीज की मिलिट्री है वो सिर्फ ड्रोन को यूज नहीं करती है। तो यहाँ ऐसी यहाँ पे थोड़ी बहुत बात हुई है। यहाँ पे बोला गया है कि जो फुजाइन है, जो फ्यूजीन्स है, फुजाइंस लोग हैं वो राइट अक्रॉस द स्ट्रेट रेजिंग द रिस्क मिसकैलकुलेशन, इससे पहले एक बात आई है। तो हैव ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स इन फुजाइन राइट अक्रॉस द स्ट्रेट रेजिंग द रिस्क ऑफ मिसकैलकुलेशन ट्रिगरिंग अ। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो डिप्लॉयमेंट हो रहा था ड्रोन्स का, एक और एडेड कर दिया इन्होंने लेयर को, अनप्रेडिक्टेबिलिटी को। तो मतलब इन्होंने भी अपने जो भी इनके रहने वाले लोग थे, रेजिडेंट्स थे, उनको भी बोला गया यहाँ पर आप सिविलियन यूज ड्रोन करिए, मतलब जो ऐसे ड्रोन जो सिविलियंस यूज कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसी कुछ बात हुई है। डी को पढ़ लेते हैं एक बार। डी में बोला जा रहा है एन अनसर्टेनिटी इज विजिबली सीन इन चाइनीज यूज ऑफ ड्रोन। अनसर्टेनिटी इज विजिबली सीन इन द चाइनीज यूज ऑफ ड्रोन। तो चाइना का जो यूज ऑफ ड्रोन है उसके अंदर अनसर्टेनिटी क्या आई है ड्रोन के अंदर, यहाँ पर ऐसा कुछ भी बात नहीं हुई है। नो कंक्लूजन कैन बी ड्राइव्ड। अब समझते हैं इसमें आंसर क्या आएगा। यस, एक बार आप लोगों का चेक कर लेता हूं। आप लोग डी ऑप्शंस लगा रहे हैं, एंड अनसर्टेनिटीज विजिबली सीन इन चाइनीज यूज ऑफ ड्रोन। चेक कर लेते हैं यहाँ पर ऐसा कुछ बोला जा रहा है क्या। अनप्रिडिक्टिवली बोला जा रहा है ऑलरेडी टेंस, ये जो डिप्लॉयमेंट हुए हैं ड्रोन का हैज एडेड अ फर्दर लेयर ऑफ। अच्छा, आप लोग समझे नहीं। देखिए यहाँ पे बात ये बोली जा रही है कि भाई ये जो इन्होंने मिलिट्री के जो ड्रोन थे इन्होंने जो मार गिराया, ये एक डिफरेंट रेस्पॉन्स लेके आया है चाइना, फ्रॉम चाइना।
चाइना से एक डिफरेंट रिस्पॉन्स निकला यहाँ पे, विच हैज सो फार प्लेड डाउन द इंसिडेंट, जो कि इस इंसिडेंट को सोच रहे थे कि हम ऐसे ही निपटा देंगे, मतलब ऐसे ही हम यहाँ पर इसको निपटा देंगे या हल्का कर देंगे। आगे बोला जा रहा है, वाइल द चाइनीज मिलिट्री रिपोर्टेडली हैज बीन डिप्लॉइंग बोथ मिलिट्री एंड सिविलियन यूज ड्रोन, सो हैव, यहाँ पे कोमा लगा हुआ है, so have ordinary residents in Fujian right across the strait, raising the risk of miscalculation triggering a series of incident। देखिए बात को समझिएगा, ये जो बात हो रही है, ये बात हो रही है यहाँ पर ताइवान की। तो ताइवान के लोग थे वो अक्रॉस द स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब देखिए स्ट्रेट यहाँ पे किसकी बात हो रही थी, ताइवान की बात हो रही थी। यहाँ पे ऊपर देखिए स्ट्रेट किसकी बात हो रही थी, ताइवान की बात हो रही थी। देखिएगा एक बार, समझिएगा इस पूरे पैराग्राफ को। देखो ताइवान स्ट्रेट, तो यहाँ पे बोला जा रहा है उस स्ट्रेट में इन्होंने क्या करा, अपने लोगों को भी तैनात कर दिया। देखिए राइट अक्रॉस द स्ट्रेट, रेजिंग द रिस्क ऑफ, इसलिए देखिए यहाँ पे कोमा लगा है, यहाँ पे कोमा लगा है, यूज रेजिंग द रिस्क ऑफ मिसकैलकुलेशन ट्रिगरिंग अ सीरीज ऑफ इंसिडेंट। तो यहाँ पे बोला जा रहा है इन्होंने जो ड्रोन यूज करे थे ये एक और ज्यादा रिस्क बढ़ा देगा, मिसकैलकुलेशन क्रिएट कर देगा। द डिप्लॉयमेंट ऑफ ड्रोन्स हैज एडेड अ फर्दर लेयर ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी टू एन ऑलरेडी टेंस सिचुएशन। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इनके द्वारा भी जो ड्रोन्स यहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं ये क्या कर देगा, अनप्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ा देगा, जो कि ऑलरेडी टेंस सिचुएशन चल रही है। तो हम ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं ये बात कि यहाँ पर सी जो बोला जा रहा है कि सिर्फ चाइनीज के बाद ही सिर्फ सोल यूजर नहीं है ड्रोन्स का, इनके खुद के पास भी ड्रोन्स हैं, तभी तो इन्होंने ड्रोन्स को मार गिराया है। तो यहाँ पर हम आंसर सी को ड्राइव कर सकते हैं। इसलिए मेंस का जो आरसी होगा उसमें अगर आपको डेफिनेटली कोई चीज नहीं मिल रही होगी तो आपको स्किप कर देनी है, नहीं तो आप इस तरीके से ड्राइव कर सकते थे, इसमें आंसर सी आएगा। बताइए समझ में आया या नहीं आया? क्योंकि देखो यहाँ पे फुजियन की भी तो बात हो रही है ना, जो वहां के लोग हैं उन्होंने भी तो यहाँ पर देखो, सो हैव ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन फुजियन राइट अक्रॉस द स्ट्रेट। तो यहाँ पे बोला जा रहा है उन्होंने भी क्या कर दिया, डिप्लॉयमेंट कर दिया ड्रोन्स का। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक अनसर्टेनिटी और पैदा हो गई। तो इसका आंसर हमें, एक काम करते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत मिसकंफ्यूजन है तो आप इसको एक बार अच्छे से समझिएगा। देखो यहाँ पे ऐसा तो हो नहीं रहा कि ताइवान ने इस सिचुएशन को अपने फेवर में लेने की कोशिश करी, नहीं, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव बात बताई नहीं गई है। दूसरा, एक और चीज को समझिए, दूसरा आपको इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो ड्रोन है दैट फ्लाई इज डिस्टिंग्विशेबल, मतलब ये इसका कोई अर्थ ही नहीं था, यहाँ पर बी का तो कोई अर्थ ही नहीं है। डी को पढ़ लेते हैं, एंड अनसर्टेनिटी इज विजिबल चाइनीज यूज ऑफ ड्रोन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है एक अनसर्टेनिटी निकल के आई है जो चाइना ने अपने ड्रोन्स को यूज करा है। यहाँ पे तो ऐसी बात ही नहीं, यहाँ पे बोला गया है कि इन्होंने जो मार गिराया उसको कारण एक अनसर्टेनिटी, एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी निकल के आई, इसलिए हम डी के साथ में ऑप्शन हमारा करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे और भी क्वेश्चंस है उससे हम और भी कुछ इन डिटेल सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसको बनाइए। अब हमने आरसी को पढ़ लिया है तो मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप आराम से दे देंगे। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन में बोला ये जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज चाइना's इंटेंशन विथ रिगार्ड टू स्टेटस क्यू। तो हमने स्टेटस क्यू की बात पढ़ी थी, देखो मैं आपको वहां पे ले जाता हूँ। हमने स्टेटस क्यू पढ़ा था जब हम आरसी को पढ़ रहे थे, ये रहा स्टेटस क्यू, ये लिखा हुआ स्टेटस क्यू। अब आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। यस, देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा है कि भाई जो चाइना वाला है, चाइना's willingness to change it, ये इसको चेंज करना चाहता है। पढ़ते हैं अब ए में, चाइना इंटेंड टू एक्सप्लॉइट द रीजनल फ्रेजिलिटी एंड डिस्टर्ब द करंट स्टेटस क्यू, बिल्कुल ये हो सकता है। चाइना वांट टू फूल, चाइना इंटेंड टू सबड्यू द, नहीं, चाइना इंटेंड टू क्रिएट, नहीं, चाइना इंटेंड टू क्रिएट वर्सैलिटी इंप्रेशन अबाउट द, नहीं,
चाइना सीक्रेटली थ्रेटन द पीपल इन द रीजन टू सेक्ट, नहीं, तो इसका मतलब इसका आंसर हमारे को क्या लगाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर करेक्ट। तो देखिए जो क्वेश्चन इजी होंगे आप उसको आराम से बना सकते हैं, जो क्वेश्चन टफ होंगे आप चाहें तो एग्जाम में उसको एक बार रीड कर सकते हैं। अगर आपको डेफिनेटली लग रहा है ये आंसर हो सकता है, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, फिर ही आपको आंसर वो लगाना होगा। तो ये हम धीरे धीरे सीरीज में सीखेंगे कौन से क्वेश्चन करने लायक है, कौन आपको समझो। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, हाउ डिड द वर्ल्ड कंट्री रिएक्ट टू चाइना स्टैंड, चाइना के स्टैंड के ऊपर वर्ल्ड की कंट्री ने क्या रिएक्शन दिया, ये पूछा जा रहा है। चलिए आ जाते हैं, तो अपन एक काम करते हैं, कंट्रीज के बारे में ढूंढते हैं। कंट्रीज, वर्ल्ड कंट्रीज, वर्ल्ड को ढूंढ लेते हैं, कंट्रीज को ढूंढ लेते हैं। मैं स्क्रॉल करते हुए चल रहा हूँ, देखिए मेरे को दिखेगा, मैं रोकूंगा। यस, मेरे को दिख चुका है। आप लोग भी ढूंढिए और बनाइए कहाँ पर लिखा है, इसका आंसर क्या आएगा। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं, इतना टाइम बहुत है। आ जाइए, सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं, मतलब इसमें जरूर कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिले। तो स्टार्ट करते हैं। कंट्रीज ने क्या कहा, तो देखिए ये लिखा हुआ है, मोस्ट कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया हैव प्रिफर्ड, क्या प्रिफर्ड करा, टू स्टे आउट ऑफ ताइवान इशू। सिंपल सा क्वेश्चन, तो यहाँ पर आ जाइए। फ्यू कंट्री हैड शोन देयर पार्टिसिपेशन बाय इंटरवेनिंग इन चाइना's countries disregarded their security implication and opposed China. Countries like India were neutral in this situation. Most countries supported China's stand against Taiwan, fearing their security interests. Countries disregarded the tussles to prolong their relation with China. आप समझते हैं बात को इसमें, देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मोस्ट कंट्री जिसमें इंडिया भी इंक्लूड थी, उन्होंने प्रेफर करा कि हम स्टे बाहर रहेंगे। बाहर रहने का मतलब क्या है कि कंट्री डिसरिगार्डेड देयर सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन, नहीं, अपोज तो करा, उन्होंने कहा हम बाहर रहेंगे, ना अपोज करा ना उनका साथ। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो जिन स्टूडेंट ने सी आंसर दिया बहुत ही बढ़िया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। सभी न्यूट्रल रहे, किसी ने ना हाँ बोली ना ना बोली, ठीक है। इज इट क्लियर, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अनइंटेंडेड, अनइंटेंडेड का आपको, अनइंटेंडेड का आपको एंटीनोम बता। अनइंटेंडेड इतना इजी वर्ड है, सबको पता ही होगा। यस, करेक्ट हो रहा है सभी स्टूडेंट का, बहुत बढ़िया। देखिए अनइंटेंडेड मतलब तो आपको पता ही है, बिना इंटेंशन के,
अनइंटेंडेड मतलब बिना इंटेंशन के। अब आपको एंटीनोम बताना है, मतलब इंटेंशन के साथ। अरे भाई एंटीनोम बताना था, अनइंटेंडेड। ऐसी मेरी इंटेंशन थी, ऐसी मेरी इंटेंशन थी, मतलब ऐसा मैं करना चाहता था। और अनइंटेंडेड का मतलब, अनइंटेंडेड का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसी मेरी इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी। तो इसका अपोजिट बताना है, मतलब मुझे इसका अपोजिट क्या आएगा, इंटेंडेड आएगा। क्या आएगा, इंटेंडेड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एक्सीडेंटली, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ना, एक्सीडेंटली कोई चीज हो गई तो ए तो आएगा नहीं। प्रोस्पेरस का मतलब क्या होता है, कोई चीज बहुत बड़ी है, बहुत फैल रही है, प्रोस्पेरस है, बढ़िया है, ये नहीं आएगा। अच्छा, काल्म मतलब होता है शांत, शांत नहीं आएगा। प्रोपल्सिव, प्रोपल्सिव का मतलब क्या हो जाएगा, प्रोपल्सिव का मतलब भी कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। एग्जैक्ट मतलब अभी नहीं बता पाऊंगा आपको, मैं वोकैबुलरी दे दूंगा, ठीक है, आप उसमें से एग्जैक्ट मीनिंग देख लेना। बाकी यहाँ पर प्रोपल्सिव का मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिव। प्री इमीडिएट, यस, प्री इमीडिएट हो जाएगा, इमीडिएटली और उससे भी ज्यादा प्री इमीडिएटली। तो भाई वो तैयार ही था बस करने को, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, तो ये देखिए, ये आपके पास हो गया है पहला आरसी खत्म, है ना। ये आरसी हम कर चुके हैं कंप्लीट, ये हम कल कर चुके थे, कल की क्लास में। क्या बोला जा रहा है इसमें, तो देखिए इसमें जो अच्छा क्वेश्चन था, मुझे जो लगा, ये मुझे क्वेश्चन लगा इसमें अच्छा, यस, मुझे क्वेश्चन अच्छा जो लगा वो ये लगा, शूटिंग डाउन अ मिलिट्री ड्रोन मे हैव एलिसिट अ डिफरेंट। तो आप देख पा रहे हैं, अगर आप इसकी हैबिट बनाते हैं मेंस लेवल के आरसी करने में, या फिर मेंस लेवल का पैरा जंपल हो गया, मेंस लेवल का पैराग्राफ हो गया, तो आपको इंग्लिश इजी लगने लगी धीरे धीरे। अब हम एक काम कर रहे हैं, एक और मैं मूक ले रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, एक मूक और ले रहा हूँ, ये मूक है वो। यस, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, और जो स्लाइड मैंने दे रखी है उसी स्लाइड में इसका आंसर है। आंसर देने की कोशिश करिएगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी होगी मैं आपको हाथों हाथ बता दूंगा। आ जाइए, इस वाले क्वेश्चन को बनाते हैं। ओके, सब डी बोल रहे हैं, चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्या बोला जा रहा है, दी ऑथर कंसीडर हयाक्स कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक्स। हयाक का जो कंट्रीब्यूशन था इकोनॉमिक में वो क्या था, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हमें हयाक वर्ड ढूंढना पड़ेगा। एक नाम है, यस ये रहा हयाक, ये रहा हयाक, ये मिल गया। तो वॉज अ ग्रेट थिंकर रेदर देन अ ग्रेट इकोनॉमिक्स। वो एक थिंकर ज्यादा थे, इकोनॉमिक्स से ज्यादा वो थिंक करते थे। हिज ओन अटेम्प्ट टू बिल्ड एन इकोनॉमिक थ्योरी। उनका जो अटेम्प्ट था बिल्ड करने का, क्या, इकोनॉमिक थ्योरी, फ्लंडर्ड, क्या हो गया वो, फ्लंडर्ड हो गया। अच्छा, फ्लंडर्ड का मतलब क्या होता है, तो इसकी मैं ऑलरेडी इसकी पीडीएफ डाल चुका हूँ। आप जाएंगे ना अगर फ्री मटेरियल पे, वहां पे आपको मिल जाएगी। फ्लंडर्ड का मतलब क्या होता है, फेल हो जाना, या आप नाकाम हो गए, असफल हो जाना। ठीक है, फ्लंडर्ड का मतलब हो जाएगा कि भाई आप लोग फेल हो गए हैं, ऐसा यहाँ पर लिखा आएगा। अगर यहाँ पर ये बोल रहा है फ्लंडर्ड का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज फेल हो जाना। ठीक है, हिज ओन अटेम्प्ट टू बिल्ड, इसका जो अटेम्प्ट था बिल्ड करने का एक इकोनॉमिक थ्योरी का, वो फेल हो चुकी है पूरी तरीके से, ऐसा पे आगे बढ़ते हैं। हिज मेजर कंट्रीब्यूशन वॉज टू एम्फेसाइज, इसका जो कंट्रीब्यूशन आ गया, कंट्रीब्यूशन ही पूछा, आ गया। हिज मेजर कंट्रीब्यूशन, इसका जो मेजर कंट्रीब्यूशन था वो था, वॉज टू एम्फेसाइज, एम्फेसाइज करना, जोर देना, द लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक नॉलेज, मतलब इसका जोर देना था कि भाई इकोनॉमिक नॉलेज की बहुत ज्यादा लिमिटेशंस है, उसको बढ़ाओ। एंड थस, और थस मतलब और हालांकि, द इनएविटेबल फ्रस्ट्रेशन ऑफ एफर्ट्स टू बिल्ड इकोनॉमिक यूटोपिया। अब देखिए समझिएगा,
इनएविटेबल का मतलब क्या होता है, जो चीज आनी ही आनी है, जैसे आपको पता है मेंस आना ही आना है, आईबीपीएस पीओ मेंस आना ही आना है, तो ये इनएविटेबल है, मतलब ये आना ही आना है, जाहिरा तौर पे ये आएगा ही आएगा। तो इनएविटेबल का मतलब क्या हो गया, ऐसा फ्रस्ट्रेशन ऑफ एफर्ट्स, उस एफर्ट्स का जो कि इसने बिल्ड करने में लगा दिया था इकोनॉमिक यूटोपिया। तो यूटोपिया का मतलब क्या होता है, यूटोपियास लिखा हुआ है यहाँ पे, यूटोपियास का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज आप सोच रहे हैं कि सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, एक ऐसी चीज, एक ऐसी कल्पना, एक ऐसी थिंकिंग जहां पर आप सोच रहे हैं कि कोई ऐसी पॉइंट ऑफ लाइफ या पॉइंट ऑफ आपका क्या कह सकते हैं मूवमेंट, जिसमें आप सोच रहे हैं कि सब कुछ एक दिन परफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इसका जो इनएविटेबल फ्रस्ट्रेशन था, जो कि आना ही था, ऐसा एफर्ट जो इसने लगाया था, किसमें लगाया था, ऐसा बिल्ड करने के लिए इकोनॉमिक यूटोपिया, मतलब इकोनॉमिक को परफेक्ट कर देगा, सही कर देगा, उसकी जो थ्योरी थी उसके लिए जो इसने लगाया था। ठीक है, हिज थ्योरी, उसकी थ्योरी क्या थी, वॉज अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट थी, बट हिज पर्पस वॉज प्रैक्टिकल। मतलब इसकी जो थ्योरी थी वो अब्स्ट्रैक्ट थी, लेकिन इसका पर्पस प्रैक्टिकल था। समझ गए आप बात को, मतलब इसकी थ्योरी क्या सी थी, अब्स्ट्रैक्ट थी, लेकिन इसका उसके पीछे पर्पस इसका प्रैक्टिकल। क्लियर है, चलिए आ जाइए और आ जाते हैं। तो यहाँ पे बोला गया क्या कंट्रीब्यूशन था, तो ए को पढ़ते हैं, इंटेलेक्चुअल और लिबरल था क्या, इंटेलेक्चुअल मतलब नॉलेजेबल और लिबरल, लिबरल मतलब आप कह सकते हैं कोई भी चीज सही होना, अच्छी होना, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं था। लैकिंग कंक्रीट एग्जिस्टेंस, उसके अंदर लैक थी कंक्रीट एग्जिस्टेंस की। कंक्रीट का मतलब आपको पता है रियल लाइफ में होना, एग्जैक्ट मतलब आप उसको टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, या आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मतलब आप उसको मान सकते हैं हाँ भाई ये सही है, ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं रियल लाइफ में उसका यूज है या नहीं है, इस तरीके से भी कंक्रीट एग्जिस्टेंस आप बोल सकते हैं। सी को पढ़ते हैं, वर्क मतलब क्या होता है, धुंधला, प्लेन रॉन्ग, नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई। प्रैक्टिकल एंड पर्पसफुल, प्रैक्टिकल एंड पर्पसफुल यहाँ पे लिखा हुआ है, पर्पस वाज प्रैक्टिकल, उसका जो पर्पस था वो क्या था, प्रैक्टिकल था। ठीक है, ई सेल्फ ओबेस्ट और इनएक्यूरेट, ई तो नहीं होगा, या तो देखो आंसर बी होगा, नहीं तो आंसर डी होगा। अब समझिएगा इसका आंसर होगा क्या, इसका आंसर एग्जैक्ट क्या होगा, इसका आंसर होगा, सॉरी, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों होगा अभी समझिएगा, अभी बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्यों होगा ये हम समझते हैं। देखिए इसने क्या बोला, उसकी जो थ्योरी थी वो अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट थी। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, कंक्रीट एग्जिस्टेंस का नहीं होना, इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। बट हम कहते हैं ना, मेन रीजन तो ये था, लेकिन फिर भी ऐसा आप कह सकते हैं, तो मेन रीजन पहले लिखा जाता है ना हमेशा बट से पहले हमेशा मेन रीजन लिखा जाता है, मेन बात लिखी जाती है, बट के बाद हम क्या बोलते हैं, लेकिन ऐसी बात थी। तो इसका मतलब क्या है, हिज थ्योरी, उसकी थ्योरी कैसी थी, अब्स्ट्रैक्ट थी, लेकिन उसके पीछे का पर्पस का प्रैक्टिकल था। तो यहाँ पे बोला जा रहा है उसका कंट्रीब्यूशन कैसा था, उसका कंट्रीब्यूशन तो अब्स्ट्रैक्ट था, लेकिन उसका पीछे का जो रीजन था वो पर्पसफुल और प्रैक्टिकल। तो इसलिए हमें मेन पर्पस बताना था, तो हम ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, ना कि डी के साथ। आपने पकड़ा सही था, लेकिन थोड़ा सा मेंस लेवल का अगर ये कंटेंट है तो हमें सोच समझ के चलना पड़ेगा, इसलिए हम इसका आंसर क्या लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी लगा। क्या क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एज पर द ऑथर ऑफ द पैसेज व्हाट इज पर्पस ऑफ राइटिंग द हयाक बायोग्राफी। तो आपको पता है आप बायोग्राफी वर्ड ढूंढ लेंगे, क्योंकि बायोग्राफी वर्ड एग्जामिनर चेंज नहीं कर पाएगा, तो आप हयाक बायोग्राफी वर्ड ढूंढिए और इसका आंसर निकालने की कोशिश। यस, अगर ऑप्शन नंबर बी नहीं दिया होता तब डेफिनेटली मैं डी के साथ जाता, क्योंकि डी में डी, बी और डी देके इन्होंने दोनों बात कर दी। एक तो इसने ये भी बता दिया कि भाई इसकी जो थ्योरी थी उसमें कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, कंक्रीट एग्जिस्टेंस नहीं था। दूसरा उसने बता दिया प्रैक्टिकल और पर्पसफुल था, लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि उसकी थ्योरी तो अब्स्ट्रैक्ट थी, लेकिन आप कह सकते हैं उसके पीछे का पर्पस प्रैक्टिकल, लेकिन हमें तो मेन बात बोलनी पड़ेगी ना, तो बी आंसर आ। अब आ जाओ आप इधर, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, 77 क्वेश्चन। देखिए बायोग्राफी वर्ड ढूंढिए, समझिए कहाँ है, क्या आ सकता है।
चलिए इतना टाइम बहुत है, अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, बायोग्राफी वर्ड आपको मिल गया होगा, ठीक है। समझते हैं अबाउट द पर्पस ऑफ बायोग्राफी। क्या पर्पस था? वंस वन ओके वन नीड्स टू नो द इकोनॉमिक्स, जिसको इकोनॉमिक जाननी है, एंड हिज लोकेशन इन द फ्लो ऑफ इवेंट, और उसकी लोकेशन मतलब उस इवेंट में उसका क्या 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 कह सकते हैं, क्या लोकेशन थी, मतलब क्या वैल्यू थी, क्या उसकी प्रेजेंस थी। इस तरीके से यहाँ पर कुछ लिखने का एक तरीका है। नॉट टू टेस्ट हिज थ्योरी बट टू जज देयर वैल्यू ऑफ आवर ओन टाइम। तब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर देखो जो कोमा लगा हुआ है ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे मेन बात ये थी, वन नीड्स टू नो इकोनॉमिक्स नॉट टू रेस्ट नोट टू टेस्ट हिज थ्योरी, उसकी थ्योरी को टेस्ट नहीं करना चाहिए, बट टू जज करना चाहिए उसकी वैल्यू को फॉर अवर ओन टाइम, मतलब अभी के टाइम से उसकी वैल्यू को यहाँ पर जज करना चाहिए कि भाई उसने कितनी वैल्यू के साथ वो चीज खोज करी, भले ही सही नहीं हुई हो, लेकिन उसने मेहनत करी। इस तरीके से यहाँ पे बोला जाता है। तो हम ए को पढ़ लेते हैं। दी ऑथर वांट टू डिस्क्राइब हयाक इंटेलेक्चुअल जर्नी फॉर बीइंग अ फ्री थिंकर टू अ नोबेल प्राइज लिटरेचर। ऐसे यहाँ पर कहीं भी बात नहीं। The author want to depict the lifelong quest, और quest के साथ क्या आता है? for आता है। quest for a Hayek for a theory of economic order नहीं। The author wanted to highlight Hayek immunity to descriptive, क्या बोला जा रहा है? to descriptive to destructive tendency of democratic politics। नहीं, politics की कोई बात नहीं हुई है। The author want to judge, yes, judge की वाली बात हुई है। The value of Hayek theory for our better understanding of economics। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई हमें उसको जज करना चाहिए, उसकी वैल्यूज को, जो उसकी थ्योरीज की जो वैल्यू थी उसको जज करना चाहिए हम, जिससे कि अच्छे से समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाए किसको। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा डी। देखिए डी सीधा सीधा मिल रहा है। यहाँ पे भी ये बोला जा रहा है जज करना चाहिए हमें उसकी देयर वैल्यू को। देयर का मतलब उसकी जो थ्योरी की वैल्यू है उसको, क्योंकि वो तो अकेला है तो उसके लिए देयर तो आएगा नहीं, उसकी थ्योरी की जो वैल्यू है उसको हमें जज करना चाहिए अपने टाइम के लिए, अभी हमारी बेटर अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर करेक्ट आंसर। आप सब सही है, बहुत बढ़िया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। क्या बोला जा रहा है? All of the following are implicit in Ludwig von Mises theory of money and credit except। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई उसकी थ्योरी में क्या चीज नहीं थी, एक्सेप्ट बोला जा। और ये थ्योरी आपको जो स्लाइड दे रखी है उसी में मिलेगी, आप लोग ढूंढिए और बनाइए। चलिए एक्सप्लेन करता हूं अब मैं इसको। तो देखिए यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। ये बोला गया है, ये रही इसकी थ्योरी, मनी एंड क्रेडिट इन विच मनी वॉज द लूज जॉइंट इन दिस सिस्टम ऑफ ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट। बोला जा रहा है जो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट का सिस्टम है इसके अंदर जो मनी है उसको लूज जॉइंट माना गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों? बैंक्स कुड फाइनेंस इन्वेस्टमेंट फ्रॉम क्रेडिट रेदर देन फ्रॉम द वॉलंटियर सेविंग ऑफ द पब्लिक। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो बैंक है वो फाइनेंस करते हैं क्रेडिट, मतलब वो उधार से इन्वेस्टमेंट करते हैं, रेदर देन
फ्रॉम द वॉलंटियर सेविंग ऑफ द पब्लिक। आगे बढ़ जाते हैं। दिस प्रोड्यूस द रॉन्ग डिस्काउंट रेट बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो बोला जा रहा है ऐसा करने से एक रॉन्ग डिस्काउंट प्रोड्यूस होता है किसमें, बिटवीन प्रेजेंट और फ्यूचर गुड। जो आज के सामान है और जो फ्यूचर के सामान होने वाले हैं उसमें अब हमें नहीं पता, टेक्निकल बात है, बस हमने इतना समझ लिया। हैंस द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग द डेविल ऑफ मनी क्रिएशन अंडर द स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ द गोल्ड स्टैंडर्ड। बोला जा रहा है अगर आपको पैसा बनाना है तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि इस मनी क्रिएशन को एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल प्रोसीजर के अंदर रखा जाए, गोल्ड स्टैंडर्ड बनाया जाए, सबसे खतरनाक स्टैंडर्ड यहाँ पे बनाया जाए। चलिए चलते हैं, इनको पढ़ते हैं। हाउ रॉन्ग डिस्काउंट रेट्स आर प्रोड्यूस बिटवीन प्रेजेंट एंड, बिल्कुल सही है हमने। क्रिएशन ऑफ मनी नीड टू बी केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड, बिल्कुल ये भी पढ़ा है। चेंजिंग ऑफ कंज्यूमर टाइम प्रेफरेंस अफेक्टिंग एडजस्टमेंट ऑफ गुड, ये नहीं पढ़ा है फिर भी डाउट में रखते हैं, सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बैंक कुड फाइनेंस इन्वेस्टमेंट फ्रॉम क्रेडिट रेदर देन सेविंग ऑफ पब्लिक। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे बोला जा रहा है कि बैंक को फाइनेंस करना चाहिए अपने क्रेडिट से, ना कि पब्लिक की सेविंग से, ठीक है, ये भी बोला जा रहा है। ऑल आर इम्प्लिसिट इन द गिवन थ्योरी, नहीं भाई, सी के बारे में नहीं बताया गया है तो इसका मतलब हमें अलग वाला बताना था, तो सी विल बी अवर करेक्ट आंसर। यस, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बनाइएगा। क्या बोला जा रहा है, मनी वॉज द लूज जॉइंट इन दिस सिस्टम ऑफ ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट बाय साइटिंग मनी एज द लूज जॉइंट। द ऑथर मींस, ऑथर का क्या मतलब है। चलिए इसको भी बनाते हैं। क्या बोला जा रहा है, मनी को लूज जॉइंट क्यों कहा गया, देखो यहीं पे हमने पढ़ा था, इन विच मनी वॉज द लूज जॉइंट इन दिस सिस्टम ऑफ ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट, ठीक है। चलिए अब हमें ये मिल गया, एक बार हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। देखिए अगर मेंस में कोई ऐसा ऑप्शन आ जाए आपके सामने, या कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको कंफ्यूजन थोड़ी ज्यादा हो या आपके पास लिमिटेड नॉलेज हो, तो कोशिश ये करिएगा जो आपको लग रहा है कि 100% गलत होगा उसको सबसे पहले आप 100% वाले को गलत कर दो। जैसे कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मनी इज बीइंग ऑब्टेन अनएथिकली, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मनी को अनएथिकली ऑब्टेन किया जाता है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर आपको मनी कमाना है तो आपको कंट्रोल और स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड यहाँ पे अपनाने पड़ेंगे। तो अनएथिकली तो यहाँ पे बात ही नहीं हुई है, हमें अकॉर्डिंग टू पैसेज बताना है। ह्यूग प्रॉफिट इज बीइंग मेड, ह्यूग प्रॉफिट की तो यहाँ पे प्रॉफिट वर्ड कहीं भी नहीं आया है, यहाँ पर जितना भी हमने पढ़ा, तो यहाँ पर बी भी नहीं हो। मनी हैज एन इजी एंड फ्री मूवमेंट, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम साइड में रखते हैं। मनी इज अनएबल टू फिक्स थिंग, तो यहाँ पे कहीं बोला गया है कि मनी से आप कोई भी चीज फिक्स नहीं कर सकते या फिक्स कर सकते हैं, नहीं बोला। मनी इज स्पेंट क्विकली, यहाँ पर कहीं बोला गया है कि मनी बहुत तेजी से यहाँ पर खर्च होता है, बहता है, नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा को आंसर सी लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, मनी हैज एन इजी एंड फ्री मूवमेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया था, ये लूज जॉइंट है इन दिस सिस्टम ऑफ ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट। ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट के अंदर ये एक लूज जॉइंट है, तो ये इजी और फ्रीली मूव कर सकता है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर करेक्ट। यस, आप लोग सब सही बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप लोग बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, इसका मतलब ये है आप लोगों का रीडिंग काफी अच्छा है। अगर आप ये सीरीज रेगुलर फॉलो करते हैं तो और भी अच्छा हो जाएगा, कोशिश करेंगे और डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपके सामने मैं लेके आ पाऊँ।
चलिए अब इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आ जाइए समझते हैं इसको। क्या बोला जा रहा है, इन द लाइट ऑफ द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द फिफ्थ ग्राफ। इसमें मतलब बहुत बढ़िया चीजें हैं, हम इसमें से कुछ सीखेंगे समझेंगे। देखिए फिफ्थ पैराग्राफ आपके सामने ये वाला है, ठीक है, फिफ्थ पैराग्राफ आपके सामने ये वाला है, समझते हैं। इन हयाक व्यू, हयाक के व्यू के हिसाब से स्लम्स वर कोज्ड बाय एक्सेसिव क्रेडिट क्रिएशन। देखिए स्लम्स का मतलब क्या होता है, स्लम्स का मतलब देखिए आपको पता ही होगा, स्लम्स का मतलब झुग्गी झोपड़ी होता है वैसे तो, लेकिन स्लम्स का मतलब ये भी होता है, आपने ये देख लिया नेगेटिव वर्ड होता है, प्लस स्लम्स का मतलब ये भी होता है कि मंदी आ जाना, कमी आ जाना, किसी भी चीज की मंदी आ जाना, कमी आ जाना, ठीक है, गिरावट आ जाना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो स्लम्स होता है, जो मंदी होती है, वर कोज्ड बाय एक्सेसिव क्रेडिट क्रिएशन। अगर आप हद से ज्यादा क्रेडिट मतलब उधार क्रिएट कर लेते हैं तो उससे क्या हो सकता है, स्लम्स आ सकता है, आपके पास पैसों की कमी हो सकती है, लीडिंग टू अ डिस्टोर्टेड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्शन। और ये कारण बन सकती है डिस्टोर्टेड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्शन का। डिस्टोर्टेड मतलब टूटा फूटा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, विच वॉज बाउंड टू कोलैप्स, जो कि बाउंड है मतलब जो कि कोलैप्स होना ही है, व्हेन द इकोनॉमिक रैन आउट ऑफ द सेविंग टू कंप्लीट द इन्वेस्टमेंट। जब आपकी पूरी इकोनॉमिक खत्म हो जाएगी, रैन आउट का मतलब खत्म हो जाना, ऑफ द सेविंग, वो इकोनॉमी खत्म हो जाएगी जो आपने सेविंग में रखी हुई थी, किस लिए खत्म हो जाएगी, कंप्लीट करने में आपके इन्वेस्टमेंट। मतलब आपने इतना ज्यादा उधार ले लिया, अब आपको अपनी सेविंग्स लगानी पड़ेगी उस उधार को चुकाने में या इन्वेस्टमेंट। आगे क्या बोला जा रहा है, टू इंजेक्ट मोर क्रेडिट। अगर आप और ज्यादा क्रेडिट और ज्यादा उधार इसमें डालोगे, अ डिजीज सिस्टम वुड ओनली मेक द डिसीज रोज। एक बेकार सिस्टम और भी ज्यादा उसको बेकार कर देगा। मतलब अगर आपका यहाँ पर इतना ज्यादा कर्जा चल रहा है, अगर आप सोच रहे हो दूसरा कर्जा लेके ये वाला उतार दे, तीसरा कर्जा लेके चौथा वाला कर्जा उतार दे, तो वो आपको और ज्यादा दिक्कत में ला सकता है, और ज्यादा आपका यहाँ पे नुकसान हो सकता है। दी माल इन्वेस्टमेंट, जो आपने माल इन्वेस्टमेंट करा है, मतलब जो आपने गलत आलतू फालतू इन्वेस्टमेंट करे हैं, माल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू माल फंक्शन। आपने सुना है माल फंक्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी मशीन खराब हो जाना, खराब चीज हो जाना। तो माल इन्वेस्टमेंट का मतलब भी यही है कि आपके ऐसे बेकार इन्वेस्टमेंट जो बिना फालतू के थे, जो आपको नहीं करने चाहिए थे, हैड टू बी लिक्विडेटेड। ठीक है, लिक्विडेटेड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को कैंसिल कर देना, रोक देना, खत्म कर देना। तो यहाँ पे लिक्विडेटेड का मतलब क्या हो जाएगा, आपको वो सारे इन्वेस्टमेंट क्या करने पड़ेंगे, खत्म करने पड़ेंगे, हटाने पड़ेंगे। फॉर हेल्दी ग्रोथ टू रिज्यूम, अगर आपको हेल्दी ग्रोथ का रिज्यूम चाहिए, मतलब आपको उसको रिज्यूम करना है, अगर वहां से आपको हेल्दी ग्रोथ स्टार्ट करनी है, तो आपको पहले सबसे पहले माल इन्वेस्टमेंट को खत्म करना पड़ेगा, लिक्विडेट करना, ठीक है। स्लम्स हैड टू बी अलाउड टू रन देयर ओन, और स्लम जो मंदी है उसको अलाउ करिए, वो अपने जैसा वो चल रहा है वैसा चलते रहे, धीरे धीरे आपके पास सुधार आता रहेगा। इस तरीके की यहाँ पर बात बोली जाए। अब बोला जा रहा है आपने क्या इससे है निकाला, चलिए समझते हैं हमने क्या निकाला। स्लम्स एडवर्सली अफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्शन, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे बोला गया है ये क्या कर देगा, आपको डिस्टोर्टेड कर देगा आपका स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्शन का। तो एडवर्सली अफेक्टेड का मतलब ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्शन, बिल्कुल सही है, तो वन तो आएगा ही आएगा, तो या तो ऑप्शन नंबर वन होगा, नहीं तो ऑप्शन नंबर सी होगा, नहीं तो ऑल आर करेक्ट होगा। ठीक है, सेकंड को पढ़ते हैं। मोर क्रेडिट क्रिएशन वाज रिक्वायर्ड टू रिवर्स द स्लम्स, बोला जा रहा है आपको और ज्यादा उधार लेना पड़ेगा अगर आप स्लम्स को वापस से रिवर्स करना चाहते हैं, मतलब वापस स्लम्स को उल्टा करना चाहते हैं, तो इसका मतलब क्या, सेकंड गलत हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में सेकंड है वो हमारा आंसर हो नहीं सकता, या तो ओनली वन होगा या तो वन और थर्ड होगा। चलो थर्ड को रीड कर लेते हैं। थर्ड में क्या बोला जा रहा है, स्लम्स, ये जो मंदी है, नीड टू बी रिवर्स, इसको अगर आपको रिवर्स करना है, वापस अगर आपको स्लम्स पे आना है, बाय लिक्विडेटिंग माल इन्वेस्टमेंट, तो आपको माल इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेटिंग करना पड़ेगा, खत्म करना। ठीक है, आपको लग रहा है सही लग रहा है सर, हमें ना यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, अपने जितने भी माल फंक्शंस, माल इन्वेस्टमेंट है, जितने भी हमने फिजूल खर्चे करे हैं, हम वो नहीं करेंगे अब से। तो आप मंदी में नहीं आ जाओगे, आपकी वहां से हेल्दी ग्रोथ रिज्यूम हो जाएगा। इसने क्या बोला है, अगर आप माल इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट कर देंगे, इसके लिए फॉर हेल्दी ग्रोथ रिजम्पशन के लिए, आपकी जो ग्रोथ है वो हेल्दी होने लगेगी। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आप स्लम्स पे वापस आ जाओगे, या आप मंदी में वापस आ जाओगे, अगर आपको स्लम्स नीड टू बी रिवर्स, अगर आपको स्लम्स को रिवर्स करना है, स्लम को वापस लाना है या स्लम्स के ऊपर वापस आना है, तो आपको अपने लिक्विडिटी को माल इन्वेस्टमेंट देगा, जो कि गलत बात है। यहाँ पर बोला जा रहा है आपकी हेल्दी ग्रोथ रिज्यूम होगी, यहाँ पे वापस स्लम्स पे आने की बात कर रहा है, इसलिए हम थर्ड को नहीं लगा पाएंगे। ओनली वन विल बी अवर करेक्ट आंसर, तो इसका आंसर हमें क्या लगाना पड़ेगा, ओनली वन विल बी अवर करेक्ट। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में गया होगा, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चले चलें आगे बढ़ जाएं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं एक बार। गिरा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बनाइएगा।
देखिए यहाँ इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझिएगा। बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा इफ ट्रू, अगर सही हो जाता, इसमें से अगर कोई एक ऑप्शन सही हो जाता तो वुड डिसरिगार्ड दी हयाक स्टूडेंट रिएक्शन एक्शन, सॉरी। तो आप पहले पता लगाइए इनके जो स्टूडेंट थे इनका एक्शन क्या था। इनका एक्शन जैसा भी होगा उसके अकॉर्डिंग आपको ये बताना है। अगर इनका रिएक्शन पॉजिटिव होगा तो आपको ये बताना है कि ये ऐसा कौन सा नेगेटिव काम करता जिससे कि उनके एक्शन को हम डिसरिगार्ड कर पाते, मतलब गलत साबित कर पाते। अगर इनका रिएक्शन नेगेटिव है तो आपको इसकी कोई एक पॉजिटिव बात गिरा देनी है जिसके चलते ये कभी नेगेटिव बात बोल ही नहीं पाए। मतलब इनका जो भी एक्शन होगा उसका उल्टा आपको यहाँ पे आंसर देना है, ऐसा ही बोलना। अगर इसमें से कोई एक चीज ट्रू हो जाती है, मतलब सच हो जाती है इस ऑप्शन में से कोई एक चीज, तो उनका जो एक्शन रहा होगा वो गलत साबित हो जाना चाहिए। ऐसा आपको यहाँ पर आंसर को निकालना है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए 1 मिनट ले लीजिए, आप पहले बनाइए क्या आएगा। देखिए ये वाली जो वीडियो रखी गई है आपका अभी एप्लीकेशन पे लाइव चल रहा है अपना, ठीक है। एप्लीकेशन पे लाइव वीडियो चल रही है। ये भी मैंने, क्योंकि एक एक पूरा कंप्लीट मॉक था, मैंने फ्री वाला मॉक डिस्कस करा। देखिए ये फ्री मॉक है। अब आपका जो पेड सेशन होगा जिसमें सिर्फ पेड वाले स्टूडेंट ही अलाउ होंगे, उसके अंदर हम क्या करेंगे, एसबीआई पीओ मेंस ले लेंगे तगड़ा वाला, ठीक है। एसबीआई पीओ मेंस ले लेंगे, आईबीपीएस पीओ मेंस ले लेंगे, जो कि भले ही फ्री नहीं भी होगा तो भी हम उसको ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस ले आऊंगा थोड़ा सा, ठीक है। तो आईबीपीएस पीओ मेंस ले लेंगे, मतलब मैं कोशिश ये करूंगा आपका मेंस का कंप्लीट ग्रामर स्ट्रोंग हो जाए, प्लस कंप्लीट आपका आरसी रीडिंग बेस्ड आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन सारी चीजें मैं समझा पाऊँ, ठीक है ना। सिर्फ ग्रामर पे डिपेंड नहीं रहे हम मेंस वाले क्लास में, हम सारी चीजें कर पाए, ठीक है। चलो इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ, मेरे साथ आइएगा। बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, अगर कोई एक चीज में से आप ट्रू कर देते हो तो उसका जो रिएक्शन है उनके स्टूडेंट का वो उल्टा पड़ जाएगा, डिसरिगार्ड, मतलब वो गलत साबित हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे पढ़ा उनके स्टूडेंट के रिएक्शन क्या थे। स्टूडेंट एट द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स लेफ्ट हिज साइड, उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया। द रीजन इज ऑब्वियस, रीजन ऑब्वियस था। क्या रीजन था? इन द फेस ऑफ द ग्रेटेस्ट इकोनॉमिक्स कैटास्ट्रोफी। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इन दी फेस ऑफ, जब फेस करना पड़ा हमें ग्रेटेस्ट इकोनॉमिक कैटास्ट्रोफी। कैटास्ट्रोफी का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, बहुत ज्यादा उसकी हालत खराब है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो इकोनॉमी खतरनाक बिगड़ी थी ऑफ मॉडर्न टाइम्स, मॉडर्न टाइम्स में ही हैड नो पॉलिसी, उसके पास कोई पॉलिसी ही नहीं थी। मतलब उससे लोग क्यों नाराज हुए यहाँ पर ये बताया जा रहा है। तो उसका रीजन एक ऑब्वियस था, जब एक ग्रेटर रिसेशन आया था तब उस दौरान उसके पास कोई पॉलिसी नहीं थी। टू ऑफर एक्सेप्ट, जो वो ऑफर कर सके ऐसी कोई पॉलिसी नहीं थी। एक्सेप्ट इसकी बजाय उसने क्या बोला, जनरल बेल्ट टाइटनिंग कर दी। उसने क्या बोला कि अब हमें जनरल बेल्ट टाइटनिंग करनी पड़ेगी। बेल्ट टाइटनिंग का मतलब क्या हो जाएगा, कमर कसना भी होता है। दूसरा इसका मतलब ये होता है बेल्ट टाइटनिंग करने का मतलब कॉस्ट कटिंग करना। अब हमें सोच समझ के चलना पड़ेगा, कॉस्ट कटिंग कर देना या सोच समझ के चलना, पैसे बचाते हुए चलना, कोई भी चीज को फिजूल खर्ची, ठीक है। आगे चलते हैं। दिस सॉफ्टली स्पोकन रीजनेबल साउंडिंग प्रोफेसर फ्रॉम वियना विद द एम्बिशियस स्माइल टर्न आउट टू बी अ सैडिस्टियस डिफ्लेस्टिस। यहाँ पे बोला जा रहा है कि मतलब वहां पर एक प्रोफेसर थे, उन्होंने ऐसी एम्बिशियस स्माइल दी। मतलब एम्बिशियस स्माइल का मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि थोड़ा सा उन्होंने ऐसे देते हैं ना अपन हंसते हुए उनके ऊपर, इस तरीके से उसने स्माइल दी। आउट टू बी आ सैडिस्टियस का मतलब क्या होता है, सबसे खतरनाक, सबसे नेगेटिव, क्रूअल, डिफ्लेशनिस्ट। डिफ्लेशनिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए डिफ्लेशनिस्ट एक इकोनॉमिक वर्ड है, इकोनॉमिक टर्म है। इसका एग्जैक्ट मतलब तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इकोनॉमिक टर्म है बहुत खतरनाक, इसका मीनिंग भी अगर आप ढूंढेंगे तो भी इतने अच्छे से नहीं मिलेगा। आप ये मान सकते हैं कि डिफ्लेशन सबसे ज्यादा उसने ला दिया, उसको ऐसा बताया गया है। इवन हिज पैट्रोन लियोन रॉबिन्स डेजर्टेड हिम। तो बोला जा रहा है इवन
हालांकि उसका जो पैट्रोन लियोन रॉबिन्स था, कोई नाम होगा यहाँ पर, उन्होंने भी उसको डेजर्टेड का मतलब क्या होता है, डेजर्टेड मतलब होता है रेगिस्तान, इसका मतलब होता है उनको अकेला छोड़ देना, वीराना, अकेला छोड़ दिया किसको, उनको। राइटिंग इन हिज मेमोरीज, वो अपनी राइटिंग में लिखते हैं दैट हयाक का जो एटीट्यूड था वॉज एज अनसुटेबल as denying blankets and stimulus to a drunk who had fallen into any icy pond। देखिए इस लाइन को अच्छे से समझिएगा, कोशिश करता हूं समझाने की। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, ये बोला जा रहा है उनका जो एटीट्यूड था वॉज एज अनसुटेबल, अनसुटेबल था, एज कैसा, डाइनिंग डिनाइनिंग सॉरी डिनाइनिंग मतलब मना करता, क्या चीज, ब्लैंकेट एंड स्टिमुलस टू द ड्रंक हु हैड फॉलन इनटू आइसी पोर्ट। बोला जा रहा है स्टिमुलस का मतलब क्या होता है, किसी की तरह होना, सिमिलर होना। बोला जा रहा है वो उसकी तरह था कि कोई ड्रंक करा हुआ इंसान गिर चुका है एक पोंड के अंदर और वो ब्लैंकेट मांग रहा है, लेकिन आप उसको मना कर रहे हैं ऑन द ग्राउंड दैट हिज ओरिजिनल ट्रबल वाज ओवरहीटिंग। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई एक ऐसा व्यक्ति जो कि पानी के अंदर गिरा हुआ है, आइसी पोंड का मतलब ठंडे पानी में गिरा हुआ है, और आप उसको ब्लैंकेट देने को मना कर रहे हो, ऐसे यहाँ पर कुछ स्टोरी बना के बोला जा रहा है। येट हयाक नेवर चेंज हिज ट्यून, हयाक ने अपनी ट्यून को चेंज नहीं करा। हयाक वंस सेड दैट फॉर योर आइडियाज टू सक्सीड यू हैड टू आउटलिव दोज हु हेट देम। बोला जा रहा है अगर आप अपने आइडिया के बलबूते पे आगे बढ़ते हो तो आप अपने आइडिया के दम पे सक्सीड हो सकते हो। आपको छोड़ना पड़ेगा उन लोगों को भूलना पड़ेगा जो आपके खिलाफ नफरत देते हैं, आपके खिलाफ उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। ठीक है, ही डाइड इन 1992 एज 92 एट द हाइट ऑफ हिज फेम। तो बाद में वो फेमस हो गए। बोला जा रहा है अगर आपको आगे बढ़ना है तो जो आपसे हेट करते हैं उनको इग्नोर करना पड़ेगा, अपने आइडिया पे लगे रहना पड़ेगा, तभी आप आगे सक्सीड हो सकते हैं। अब समझते हैं हम यहाँ पर, इन्होंने देखो ये तो फालतू की बातें थी नीचे, मेन बात यहाँ पर ये थी कि भाई उसके पास कोई यहाँ पर पॉलिसी नहीं ऐसे लेके। तो हम एक को पढ़ते हैं, हयाक वाज वेल नोन फॉर हिज इनोवेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो देखिए उन्होंने यहाँ पर इंटरप्रिटेशन तो करी थी इकोनॉमिक्स की, आपको याद होगा, तो वो कंक्रीट नहीं कर पाए थे, लेकिन उनका यहाँ पर एक्सपेक्टेशन जो था वो प्रैक्टिकल था और पर्पसफुल था। ठीक है, बी को आ जाते हैं, हयाक वाज अ सक्सेसफुल क्रिटिक डिस्पाइट द एंटी सेप्टिव्स और हिज टाइम। तो बोला जा रहा है वो एक सक्सेसफुल क्रिटिक था डिस्पाइट एंटी सेमिटिज्म। देखिए सेमिटिज्म का मतलब क्या होता है, सेमिटिज्म एक आप कह सकते हैं यहूदी होते हैं ना, जो एंटी यहूदी था वो। तो यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि यहाँ पे एंटी यहूदी था। हमें बताना है कि क्या चीज सही हो जाए जिससे वो सही हो जाए, मतलब जिससे इनका जो एक्शन था वो डिसरिगार्ड हो जाए। इनका जो एक्शन था, जो इनसे इसने इन्होंने जो इसका साथ जोड़ा, ये साथ ना छोड़ पाते, ऐसे कोई बात हम बोल दें इसके बारे में जिससे कि इनका जो एक्शन था ये गलत साबित हो। तो बी की तो कोई बात नहीं हुई है। सी को पढ़ते हैं, हयाक हेल्प्ड इन कॉम्बैटिंग द ग्रेट डिप्रेशन बाय राइटिंग मैनी बुक्स। मैनी बुक्स, बुक्स की तो कोई बात नहीं हुई। अच्छा एक को भी देख लेते हैं, हयाक वाज वेल नोन फॉर हिज इनोवेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो देखिए वो वेल नोन नहीं था, इकोनॉमिक्स के लिए नहीं था, क्योंकि उन्होंने इकोनॉमिक्स को कोशिश करी लेकिन वो फेल हो गए, तो हम यहाँ पर वेल नोन नहीं कह सकते। डी को पढ़ते हैं एक बार, एज एन इकोनॉमिस्ट हयाक थ्योरी वर रियलिस्टिक एंड हैड रियली लाइफ। अब आप बताइए कि क्या उनकी जो थ्योरी थी वो रियलिस्टिक थी और क्या उनका लाइफ इम्प्लीकेशन हो सकता था, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था उनकी जो थ्योरी थी वो कैसी थी, अब्स्ट्रैक्ट। कैसी थ्योरी थी, मतलब ये उल्टी बात हो गई। अगर उनकी थ्योरी एब्स्ट्रैक्ट नहीं होती, रियलिस्टिक होती और वो रियली इम्प्लीकेशन वाली होती, तो ऐसा जब सिनेरियो आया होता तो हम इम्प्लीकेट कर लेते। अगर ऐसा हुआ होता तो ये उनका साथ भी नहीं छोड़ते, ये उनसे नाराज भी नहीं होते, ये भी नहीं मानते कि ये बेकार है। तो इसका मतलब क्या है, हम इसमें ऑप्शन नंबर डी को लगा दें। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत डीपली समझने वाला क्वेश्चन, तो हम इसमें आंसर डी को लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में। जैसे वापस एक बार बता दे रहा हूँ, देखिए वेल नोन की बात नहीं हुई थी कि उन्होंने यहाँ पे इनोवेटिव इंटरप्रिटेशन करे इकोनॉमिक्स में, नहीं, वो कर रहे थे लेकिन वो फेल हो गए थे। बी में यहाँ पर कुछ भी क्रिटिक्स की बात नहीं है तो बी सीधा कट जाता है। सी में बुक्स नहीं लिखी है उन्होंने कोई, तो बुक भी सीधा कट जाता है। डी में आ जाते हैं हम। डी में बोला जा रहा है उनकी थ्योरी रियलिस्टिक थी और लाइफ इम्प्लीकेशन थी। नहीं भाई, नहीं थी। अगर होती तो वो यहाँ पर निपट चुके होते और ये लोग उनसे ऐसे उनका साथ भी नहीं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये जो आरसीए समझ में आ रहा होगा, पता चल रहा होगा किस तरीके से कॉम्प्रीहेंड करना होता है, किस तरीके से आंसर देना होता है। तो और डिफिकल्ट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। ये क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप खुद बनाइएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं पे रखता हूँ।
अब आप एक बार अपने जल्दी से रिव्यू दे दीजिए कैसा लगा। और मेरा देखिए मानना ये है, मान लेते हैं आपको अभी हमारी ये स्टार्टिंग हुई है आरसी वाली क्लास को लेके, मान लेते हैं आपको सिर्फ, मैं इतना मान के चलता हूँ आपको सिर्फ 20% ही समझ में आ रहा है, लेकिन इससे आपकी एक हैबिट डेवलप होगी कि आप बड़े बड़े आरसी पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। अगर मैं आपके साथ सोल्व करूंगा तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपको लगेगा हाँ भाई हम कर सकते हैं। तो धीरे धीरे जैसे आप प्री के क्वेश्चंस कर पाते हैं, जैसे आप मॉक कर पाते हैं, प्री का हो चाहे मेंस का हो, तो आपको डर नहीं लगेगा, आपका थोड़ा डर खुलेगा, और ऐसे करते करते आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। और एक टाइम ऐसा होगा कि सब मार्क्स एक तरफ, इंग्लिश के मार्क्स एक तरफ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। और आगे अब जो भी क्लासेस होंगी वो पेड वर्जन में होंगी, तो उसमें से पेड स्टूडेंट होंगे। हो सकता है आज कुछ स्टूडेंट पेड ना हो, फ्री रहे हों, लेकिन अब जो क्लास होने वाली है वो पेड वर्जन में हो। और आज का इंटरफेरेंस कैसा लगा आपको, मैंने वो ब्लिंक करने वाला भी ऑप्शन हटा दिया है। ओके, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा। देखिए, अरुण बोल रहे हैं कि सर आरसी के जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उनके कीवर्ड करके नोट करें क्या? जी हाँ, हम बड़े क्वेश्चंस भी करेंगे, टेंशन मत लो। मैं खुद लेकर आऊंगा बड़े क्वेश्चंस आपके लिए, तो हम बड़े क्वेश्चंस भी आपके साथ करेंगे, ठीक है ना? बहुत बढ़िया, मैग्निफिसेंट क्लास, क्या बात है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। यहाँ तो मैं लाइक करने को भी नहीं बोल सकता, यहाँ तो लाइक का बटन ही नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग इसकी देखिए रिकॉर्डिंग आपको 2 दिन में मिल जाएगी। ठीक है, इस क्लास की रिकॉर्डिंग, जो पहली क्लास पहले इससे पहले क्लास ली थी उसकी ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग आपके इसमें आ गई है। आपको क्या करना है, सीधा मंजिल बैच में जाना है, लाइव क्लासेस में जाना है। लाइव क्लासेस में आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी रिकॉर्डेड, वहां पे जाके आप देख लेना। जो पेड होंगी वो लॉक होगा, वो सिर्फ पेड स्टूडेंट के लिए ही ओपन होगी। ठीक है, और हो सकता है ये वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँ, तो जिससे कि यूट्यूब वाले स्टूडेंट भी देख लें। फ्री सेशन था इसलिए मैं चाहता हूँ यूट्यूब पे अपलोड कर दूं। ठीक है, नेक्स्ट सेशन हमारा रहेगा पेड बैच में। और मैं ये नहीं कि सिर्फ अब आरसी कराऊंगा, मैं ग्रामर और आरसी दोनों कराऊंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, कल जिसका भी एग्जाम है उसके लिए ऑल दी बेस्ट। मिलते हैं आपसे परसों। ठीक है, चलिए।